Assalamu alaikum students. I am Aisha Siddiqa and today we will discuss some important features of organic compounds. Organic compounds क्या होते हैं? The compounds in which carbon is a central element. ठीक है, इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एक लाजमी जुज़ के तौर पे प्रेजेंट होता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इन कंपाउंड्स के अंदर जो स्केलेटन है वो कार्बन का ही होगा। ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और बाकी एलिमेंट्स भी लिंक हो सकते हैं। मेनली इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड उनके डेरिवेटिव। अब क्योंकि कार्बन जो है वो इसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट है, तो हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4A से बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रुप 4A का ये मेंबर है। इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अब ये है कार्बन का फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल। तो इसके सेकंड शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन आउटर मोस्ट शेल। तो इसका मतलब कि इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी इसकी। तो ये क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा विद द अदर एटम्स। सही है, हम कार्बन को इस तरह से लिख सकते हैं, ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम इसके लेविस स्ट्रक्चर लिखें तो ये इस तरह से हम लिखेंगे। सही है, तो अब कार्बन ने अपने ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, शेयर करना है विद द अदर एटम्स। सही है, तो क्योंकि ये जो बॉन्डिंग बनाएगी कार्बन कार्बन मैक्सिमम इस तरह से 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, और ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं दीज आर फॉर्म्ड विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, तो क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बन रहे हैं तो ये बॉन्ड्स क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है तो इट्स नेचर इज कोवेलेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। क्लियर हो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एक सेंट्रल एलिमेंट है, तो क्योंकि कार्बन बॉन्डिंग ही कोवेलेंट कर रही है तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। क्लियर, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हमने कार्बन को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फीचर्स क्या होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है। ठीक है, तो नंबर 1 इज पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन, तो ये दूसरे मेंबर से किस तरह से डिफरेंट होती है। नंबर 1 तो ये कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस एंड मिलियंस होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। ठीक है, जब भी मैं ओसी लिखूंगी तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर, ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, किसकी वजह से होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। सही है, कार्बन कैटिनेशन बिहेवियर शो करती है एंड कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। सही है, और ये जो कार्बन है ये मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है। जो पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स हैं उनमें से भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कैटिनेशन शो करते हैं। जैसे कि कार्बन जो है ग्रुप 4A से बिलोंग करती है, तो 4A ग्रुप में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड। और ये जो सारे मेंबर्स हैं ग्रुप 4A के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये भी कैटिनेशन शो करते हैं। ठीक है, बट इनमें सबसे ज़्यादा कैटिनेशन जो है वो कार्बन शो करती है, बाकी थोड़ी कैटिनेशन शो करते हैं। ठीक है, कुछ हद तक ही वो सेल्फ लिंकिंग शो करते हैं, बट कार्बन शोज द मैक्सिमम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो कार्बन जो है ये वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाती है, जिनमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आ जाते हैं। इसके अलावा ब्रांचिंग शो करती है कार्बन। ठीक है, यूं जो है ये ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी शो करती है कार्बन। सही है, इसके अलावा रिंग्स बनाती है। आगे समझ,
और ये रिंग्स जो हैं ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स पे कंसिस्ट करती हैं। 3 मेंबर्स भी होते हैं इसके अंदर, 4 मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, 6 मेंबर वाली रिंग भी बनाती है, यानी कि वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। सही है, वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाती है कार्बन। क्लियर। और ये बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन जो है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है इनकी प्रॉपर्टी और होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो जिनमें आता है, जिन कंपाउंड्स के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ब्रांच्ड जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, रिंग्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो इसका मतलब कि वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाती है कार्बन ड्यू टू इट्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और सिर्फ कार्बन की आपस में लिंकिंग नहीं होती, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स के साथ भी ये बॉन्ड बनाती है, जिनमें आ जाते हैं फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, ठीक है, इनके साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स, ये सारी क्या होती है, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन इज कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कोवेलेंट इन नेचर। क्लियर। ये थी जी पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आ जाए नॉन आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉन आयोनिक कैरेक्टर। नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हमने पीछे भी ये पढ़ा है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सही है। और इसके अलावा कार्बन जो बाकी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिनमें फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और हेलोजेंस हैं, इन सब के साथ भी जो बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये सारी की सारी क्यों हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं। तो कार्बन क्योंकि नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये सारे भी जो है क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन के अंदर, यानी कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि क्या, कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमने पीछे कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कार्बन की, इस पे आपको क्वेश्चन भी आता है कि वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपने बताना है कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ कार्बन ही मैक्स जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमने डिस्कस भी किया कि बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो भी, उनमें से कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, बट मैक्सिमम जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन ही शो करती है, ठीक है। और अपने ग्रुप मेंबर से भी ये इसी वजह से डिफरेंट है, एक तो इसका साइज छोटा होता है कार्बन का, और सेकंड जो है ये कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज़ 2.5, ठीक है, 2.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है ये मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो इसको अपने प्रॉपर आंसर लिखना है कि कार्बन का साइज छोटा होता है, कोवेलेंट इन नेचर होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करती है, मैक्सिमम शो करती है, और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती है, जिनमें रिंग्स, ब्रांच्ड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और इसके अलावा वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, सही है। और इसके अलावा कार्बन जो है वो बाकी एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग करती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती है, ठीक है। इसको आपने बड़ा ही प्रिसाइज करके लिखना। अच्छा जी, ये था आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन, ठीक है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, नॉट आयोनिक इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस एंड मिलियंस हैं, बट हम उनको चंद ग्रुप्स में डिवाइड करके हम उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं, एंड दिस इज़ ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन देयर बिहेवियर। जैसे कि अगर हम बात करें अल्केन्स की, ठीक है, अब अल्केन्स के अंदर नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, अल्कीन्स की बात करें, ठीक है, एक लॉन्ग लिस्ट है अल्कीन्स की। इसी तरह से अल्काइंस हैं, हेलोजन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एसिड्स हैं, ठीक है। तो हम इनको जो है स्टडी कर सकते हैं इजीली। अब अगर हम अल्केन्स को देखें तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अल्केन्स हैं, एक लॉन्ग लिस्ट है अल्केन्स। इसी तरह से बाकी हम एसिड्स को देख लें, अल्कोहल्स को देख लें, हेलोजेंस को देख लें, एक वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स है, बट हम क्या करते हैं, हम इनकी ग्रुपिंग करके इजीली स्टडी कर लेते हैं। दिस इज ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन देयर बिहेवियर।
अच्छा जी, अब मैंने ये सारे जो लिखे ना अल्केन्स अल्केन्स अल्काइंस, इनको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं हम इनको? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, एंड लोगोस मीन बिहेवियर, यानी कि ये सेम बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो हर होमोलोगस सीरीज जो होती है उनका जनरल फार्मूला सेम होता है, सेम जनरल फार्मूला। अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं। एक तो इनका जनरल फार्मूला सेम होता है, सेकंड वन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसके अलावा इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो सेम होता है, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर? इनको हम, अगर हम एक ही मेथड को पढ़ेंगे तो हम सारी होमोलॉगस सीरीज को उसी मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आता है। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज, इसको भी हम डिस्कस करते हैं किस तरह से। ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी इनकी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ये ग्रेजुअल चेंज शो करते हैं। ठीक है, एक रेगुलर चेंज शो करते हैं। अब अगर मैं अल्केन्स वाली होमोलॉगस सीरीज ही की बात करूं, ठीक है, तो पहला मेंबर है इसका मीथेन, इनको हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मेंबर है मीथेन, देन इथेन C2H6, देन propane C3H8, then butane C4H10, then pentane C5H12। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो C4 और C2H6 के अंदर सिर्फ डिफरेंस किसका है? CH2 ग्रुप का। ठीक है, सिमिलरली C2H6 और C3H8 में भी CH2 ही का डिफरेंस है। C3 इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है। यानी एक लॉन्ग लिस्ट है अल्केन की, और सब के अंदर हर जो कंसेक्टिव मेंबर है उसके उसके अंदर कंसेक्टिव मेंबर्स जो हैं उनके अंदर CH2 ही का डिफरेंस है। ठीक है, और अगर मैं इनके जो है मोलेकुलर मास में डिफरेंस की बात करूं तो वो आएगा 14 का डिफरेंस जस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं CH4 की बात करूं तो इसका मोलेकुलर मास होता है 16, कार्बन का 12 है, और हाइड्रोजन का 4, तो 16। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मोलेकुलर मास होता है 30। ठीक है, कार्बन का हो गया 24 और 6 हाइड्रोजन 30, 30 माइनस 16 14। सिमिलरली इसका मोलेकुलर मास होता है 44। आप इसको कैलकुलेट करके देख लें तो 44 और 30 में डिफरेंस 14 का है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी तो इनके मोलेकुलर मास में भी सिमिलर डिफरेंस है और सीरीज में भी सिमिलर डिफरेंस आता है। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनका जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसा कि मैं अल्केन्स को बना सकती हूँ CnH2n+2 फार्मूला से। ठीक है, मैंने कोई भी अल्केन लेना है, जैसे मैंने 12 कार्बन वाला अल्केन लेना है तो मैं यहाँ n की वैल्यू 12 पुट करके तो मैं इसका फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से अल्कीन्स जो हैं इनको भी हम जनरल फार्मूला से बना सकते हैं सारी की सारी अल्काइंस को, और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अल्काइंस को बात करूँ तो इनका भी सेम जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो होमोलोगस सीरीज होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसी तरह से ये जो हमने बात की अल्केन्स की, अगर मैं अल्कीन्स की बात करूं तो उनका भी सेम जनरल फार्मूला है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एंड ग्रेजुअल चेंज है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। जो इसके स्टार्टिंग मेंबर्स हैं वो गैसियस इन स्टेट होती हैं, देन लिक्विड, एंड देन एंड वाले जो मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड इन स्टेट होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रेजुअल चेंज आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिमिलरिटी शो करते हैं अपने बिहेवियर में, और यही वजह है कि इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट होने के बावजूद हम इनको इजीली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्केन के एक ग्रुप को स्टडी करना है। ठीक है, हमने चंद अल्केन्स को स्टडी करना है तो हमें सारी अल्केन्स की प्रॉपर्टीज समझ आ जाएंगी। हमने अगर हेलोजन्स को स्टडी करना है तो हम चंद हेलोजन्स की स्टडी करके हम पूरी की पूरी सीरीज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना भी आसान हो गया, और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं वो अभी भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आ जाए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सही है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें तो ये इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने तो ये सिंपल सिंपल चंद स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं ना, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टार्च की बात करूं
तो स्टार्च का जनरल फार्मूला होता है C6H10O5N, ठीक है। और यहाँ पे N जो है ये सेवरल थाउजेंड्स हो सकता है, ठीक है, सेवरल थाउजेंड्स। अब सोचें, ये एक यूनिट है और इस तरह के हज़ारों यूनिट्स मिलके एक स्टार्च का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब हज़ारों यूनिट्स मिले हुए होंगे तो समझें कि उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली कम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। सिमिलरली अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये भी, तो इनका भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसा कि इनका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये आपने पढ़ा हुआ है अपनी बायो में, ठीक है। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, सही है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आगे ग्रेजुअली जो है ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, और आपके 14 चैप्टर में भी है ये, हम इसको वहाँ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, क्योंकि इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और वैरायटी होने की वजह से भी, और सेकंड इनके मोलेकुलर मैसेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की आइसोमेरिज्म। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, मर्स मतलब यूनिट्स, क्या मतलब होता है मर्स का, यूनिट। एंड ये जो इज्म वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है फिनोमिना, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, सही है। तो सेम यूनिट एग्जिस्ट करने का नेचुरल फिनोमिना, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। आइसो मीन सेम, मर्स मीन यूनिट, एंड इज्म मीन फिनोमिना, जिनके मोलेकुलर मैसेज सेम होते हैं बट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, सही है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इथानॉल की, C2H5OH, और दूसरा कंपाउंड है मेरे पास डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। अब अगर देखा जाए तो दोनों के जो मोलेकुलर मैसेज हैं वो सेम है, ठीक है। मोलेकुलर फार्मूलाज भी सेम है, ठीक है। मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है इनका, C2H6O, सही है। इसके अंदर आप देखें C2 और 6 हाइड्रोजन हैं, 5 और 6, और एक ऑक्सीजन है। इसमें भी देख लें तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एंड एक ऑक्सीजन है। तो इसका मोलेकुलर फार्मूला सेम है, ठीक है। इनका मोलेकुलर मास भी सेम है बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स भी दोनों के डिफरेंट है और दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ऐसा फिनोमिना जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, उनके मोलेकुलर मैसेज सेम हो, मोलेकुलर फार्मूला भी सेम हो, बट उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो, तो इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये आइसोमेरिज्म जो है ये प्रॉपर्टी भी एसोसिएटेड है विद द कोवेलेंट कंपाउंड्स, सही है। आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्लियर। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं, जिसकी वजह से ये आपने याद रखना है। ये भी पूछ लेते हैं कि आइसोमेरिज्म कोवेलेंट कंपाउंड्स ही क्यों शो करते हैं, बिकॉज दे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड प्लस डायरेक्शनल, ठीक है। क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, जिसकी वजह से ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यहाँ पे ओ आर जे ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इनके रेट्स ऑफ रिएक्शंस स्लो होते हैं, रेट्स ऑफ रिएक्शंस आर स्लो। इसकी रीज़न क्या होती है, अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें जैसे कि Na+Cl नेगेटिव, तो ये अपनी मोल्टन स्टेट या सोल्यूशन स्टेट में आयंस की फॉर्म ही में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनकी बॉन्डिंग ऑलरेडी टूटी होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में। बट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है, तो ये बॉन्ड ही की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मीथेन है तो वो इसी तरह ही प्रेजेंट होगा, क्लियर। अगर मेरे पास इथानॉल है C2H5OH, तो ये इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा कोवलेंट बॉन्ड के साथ। तो अब देखें, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्शन करेंगे तो इनके पहले कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड अगेन रीफॉर्म होंगे, ठीक है। पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड देन रीफॉर्म होंगे, तो इसमें टाइम लगता है। बट जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्योंकि आयंस की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं तो इनके रिएक्शंस फास्ट होंगे, ठीक है, शो फास्ट रिएक्शंस। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये स्लो रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है।
ये स्लोली रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके रेट्स ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं, ठीक है, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शंस फास्ट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा जी, हमने एक रूल पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। सही, इसका क्या मतलब है? जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट सॉल्वेंट्स ही में डिसॉल्व होंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक सॉल्वेंट्स ही में डिसॉल्व होंगे, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ठीक है, कोवलेंट इन नेचर एंड और नॉन पोलर, क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। सही है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ही में डिसॉल्व होंगे, ठीक है, क्या होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ही में डिसॉल्व होंगे। जैसे कि अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, वार्निशेस हैं, पॉलिशेस हैं, फैट्स हैं, they are all insoluble in water, insoluble in water because they are organic compounds, ठीक है, insoluble in water। बट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर इंसॉल्युबल नहीं होते, इनमें से कुछ जो है वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स हैं वो वाटर सॉल्युबल भी हैं, बट मोस्टली जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर। देन हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर वन तो ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम और ऑर्गेनिक रिएक्शंस, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा जो हैं लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, दे आर ऑल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, ऑल आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइस, अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स एंड अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।